हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और बेहतर अवस्था में हो। आज का जो हमारा हिस्ट्री का लेक्चर है वो है 1920 के दशक में जो स्वराजी समाजवादी और अन्य शक्तियां उभर कर आई थी। यानी जो स्वराजी दल बना था, जो जिसका लक्ष्य स्वराज लेना था, समाजवादी दल आए थे और साम्यवादी दल आए थे। इन सब के जो आज भी काम कर रहे हैं और भारत की मुख्य पार्टियां भी हैं। और उस समय भी इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, गरीब किसान मजदूर की हक के लिए जो आवाज़ उठाई। इनसे इतने क्वेश्चन बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम ये डिस्कशन करेंगे। और जो ये मैंने फोटो लगा रखी है, इन्होंने ही स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। देश बंधु चितरंजन दास। ये जो देश बंधु चितरंजन दास थे, इनको CR दास भी बोला जाता है। और पिछले 3-4 साल में इन पर हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्योंकि एक तो ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। आपसे पूछ लिया जाएगा सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे कौन थे, वो थे CR दास या चित्तरंजन दास। और इन्होंने इतने महान काम किए आम आदमी के लिए, इनको देश बंधु की उपाधि दी गई थी। और ये कलकत्ता शहर के पहले मेयर भी थे। ठीक है, अब चलते हैं आज के लेक्चर पे। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। हर साल कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था। तो 1922 का वार्षिक अधिवेशन जो हुआ वह बिहार में हुआ था। कहाँ पर? गया में। एक तो यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लिया जाता है, तो इस करके इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिसंबर 1922 का जो कांग्रेस का गया अधिवेशन था वो बिहार में हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष था वो CR दास को बनाया गया था। ठीक है, और ये इन्होंने इनमें क्या था, CR दास थे जो ये इस सम्मेलन में उन्होंने कहा असहयोग आंदोलन को वापस गलत लिया गया। तो सभी बोले, कुछ बोले गलत लिया गया, कुछ बोले नहीं सही लिया गया। तो इस करके इनमें मतभेद हो गया और इन्होंने तंग आकर CR दास ने, मोतीलाल नेहरू ने और हकीम अजमल खान ने क्या किया, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और जब इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो क्या होता है, कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद इनका कांग्रेस से मन भर जाता है। और ये क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन जो 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कर देते हैं। यानी दिसंबर 1922 में कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और 1 जनवरी 1923 में एक नई पार्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम था स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। यानी कांग्रेस के खिलाफ में एक नया दल बन गया जो था स्वराज पार्टी नाम रखा गया। इतनी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो CR दास, मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खान ने इसकी स्थापना की थी। और अकेले में अगर इनमें से एक ऑप्शन मिले तो वो CR दास मिलेगा। चितरंजन दास ने इसकी स्थापना की थी। और कब की थी? 1 जनवरी 1923 को की थी। और इसकी स्थापना में ये तीनों लोग थे, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खान। इसका कार्य क्या था कि विधानसभा है ना, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें अंग्रेजों का बहिष्कार करना था, अंग्रेजों की नीतियों का बहिष्कार करना था। यानी इसका भी काम अंग्रेजों के काम में रोड़ा अटका के भारत की आज़ादी के लिए नया रास्ता खोलना था। और इनको परिवर्तन समर्थक बोला गया। परिवर्तन समर्थक उनको बोला गया, प्रो चेंजर्स उनको बोला गया जिसने कांग्रेस का विरोध करके नए दल बनाए या नई पार्टीज बनाई गई। तो इनको प्रो चेंजर बोला गया, परिवर्तन समर्थक बोला गया। और जो कांग्रेस में लोग रहे उनको परिवर्तन विरोधी बोला गया, यानी नो चेंजर्स बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि वो कांग्रेस को ही में ही रहना चाहते थे और ये भी चाहते थे कि इसमें कोई बदलाव ना आए या कांग्रेस ही पूरी तरह से देश के लोगों को लीड करे। और ये इसमें कौन कौन थे? नो चेंजर में वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, C राजगोपालाचार्य और AM अंसारी थे। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। स्वराज जो पार्टी थी, इन्होंने इलेक्शन में क्या हुआ, 1923-24 में इलेक्शन हुए थे। और ये इलेक्शन इसलिए हुए थे कि विधानसभा में भारतीय भी जाएं और अंग्रेज भी जाएं। तो जो ये इलेक्शन हुए, स्वराज पार्टी ने मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में बहुमत लिया और सरकार बनाने में इन क्षेत्र में ये मतलब कि सफल हुए। और बंगाल और पंजाब में भी इन्होंने अपनी हाजिरी अच्छे तरीके से दर्ज की। ये मान सकते हो कि 1923-24 के इलेक्शन में, चुनाव में स्वराज पार्टी काफ़ी हद तक सफल रही। इनकी बदौलत क्या हुआ कि केंद्रीय विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष एक भारतीय बना और वो थे विट्ठल भाई पटेल। ये इतनी हद, ये 10 या 100 बार नहीं, 1000 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपरों में। अलग अलग पेपरों में काउंट करोगे ना, 1000 बार आ चुका है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान लो उस समय की जो संसद थी वो थी केंद्रीय विधानसभा। और इसमें एक भारतीय द्वारा चुना जाना, लीड करना, मतलब इसका अध्यक्ष बनना,
इसका हेड बनना। ये मान लो जैसे आज की जो संसद है, जो उसका अध्यक्ष होता है उसी के बराबर एक भारतीय अध्यक्ष बना, वो भी पहली बार। तो वो बने थे विट्ठल भाई पटेल बने थे। और ये किससे संबंध रखते थे? स्वराज पार्टी से, स्वराज दल से संबंध रखते थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि पहला भारतीय जो कि केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बना वो कौन था? वो थे विट्ठल भाई पटेल। और जब भगत सिंह ने इसमें बम फेंका था तो तब इसकी अध्यक्षता विट्ठल भाई पटेल ही कर रहे थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। पब्लिक सेफ्टी बिल पर भी स्वराज पार्टी जो थी वो सरकार को झुकाने में कामयाब रही 1928 में। ये इनकी अचीवमेंट है। पर क्या होता है 1925 में सी आर दास जो कि इसके सर्वोसर्वा थे, चितरंजन दास की मृत्यु हो जाती है और इससे स्वराज पार्टी जो है वो मतलब एक तरह से मंदी पड़ जाती है, कमज़ोर हो जाती है। फिर ये आगे इतना रोब नहीं दिखा पाई। 1924 में क्या होता है, गांधी जेल से रिहा हो जाते हैं। किस कारणों से? स्वास्थ्य कारणों से, यानी इनकी तबीयत बिगड़ जाती है, अंग्रेज घबरा जाते हैं कहीं ये मर मरा गए तो पूरे भारत में क्या होगा, आंदोलन होगा और फिर रहना मुश्किल हो जाएगा अंग्रेजों का। तो ये इनको आज़ाद कर देते हैं जेल से 1924 में। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। और स्वास्थ्य कारणों से कर देते हैं, कारण भी पूछा जाता है। क्या हुआ था इन्हें 1922 में? 6 साल की जेल हुई थी। ये भी पूछ लेते हैं कितने साल की जेल हुई थी, तो 6 साल। टर्म याद रखना इंपॉर्टेंट है। और क्यों हुई थी? इनका एक न्यूज़पेपर था यंग इंडिया। यंग इंडिया में इन्होंने लेख लिखा था कि अगर अंग्रेज़ों ने आज़ादी नहीं दी या स्वशासन नहीं दिया, स्वराज नहीं दिया, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करूँगा। और जिसके कारण क्या है कि फिर 1 साल में अंग्रेज आज स्वशासन या स्वराज देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ठीक है। तो इस करके इनको 6 साल की जेल मिली थी, असहयोग आंदोलन जब इन्होंने वापस ले लिया था। फिर क्या होता है आगे? मैंने आपको बताया था स्वराजी, समाजवादी और कम्युनिस्ट जो जो पार्टियां बनी थी और जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो 1920 में क्या होता है कि एम एन रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। ये याद रखना, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आज के समय पे भी काम कर रही है और ये केरल और तमिलनाडु की लीड में आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है। तो आपने इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो आज भी काम कर रही है, इसकी स्थापना किसने की थी? वो एम एन रॉय द्वारा की गई थी 1920 में। और ये जगह भी याद रखनी है क्योंकि हमारे देश से बाहर की गई थी और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ताशकंद उज्बेकिस्तान में इसकी स्थापना की गई थी। यानी ये मान लो ताशकंद उज्बेकिस्तान में एक ऐसी पार्टी की स्थापना की गई जो आज भी हमारे राजनीतिक पहलू पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रखती है। वो थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ताशकंद में, उज्बेकिस्तान देश में। और किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा। और रूसी संगठन था एक कोमिल्टन। ये कोमिल्टन उस समय पूरे वर्ल्ड में ये मान लो कम्युनिस्टों के लिए एक काम करता था, उनका हेड था ये। ठीक है। और इस कोमिल्टन संगठन की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय भी एम एन रॉय थे। एक तरह से ये अचीवमेंट कह सकते हो कि रूस जैसे जो मतलब उस समय पे एक चढ़ते सितारे देश का एक मजबूत संगठन था कोमिल्टन। और इसी के तहत पूरा रूस चलाया जाता था और उसकी अध्यक्षता एक भारतीय द्वारा की गई, एम एन रॉय द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1925 में क्या होता है? कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। ये भी आजकल मतलब अभी भी राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव है ये पार्टी भी। ये भी याद रखना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ पर की गई थी? कानपुर में 1925 में। देखिए ये है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसमें आपने थोड़ा गैप रखना है। फिर क्या होता है कि जितने भी देश में समाजवादी और साम्यवादी दल थे, 1920 के दशक में समाजवाद और साम्यवाद पर बहुत ज़्यादा मतलब जोर दिया गया था रूस के द्वारा। तो रूस ने क्या हुआ कि पूरे रूस में समाजवाद और साम्यवाद की सरकार चल रही थी। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में साम्यवाद और समाजवाद को फैलाना शुरू कर दिया कि एक आदमी का नहीं, सोसाइटी के सभी आदमियों का बराबर हक है सभी संसाधनों पर। इस सोच को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया जो कि गुलाम देश थे। भारत में भी बहुत ज़्यादा साम्यवादी और समाजवादी संगठन बन गए क्योंकि भारत भी उस समय ब्रिटिश का गुलाम था और एक तरह से शोषण हो रहा था। और साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा शोषण के खिलाफ विचारधारा थी। तो इसको यहाँ पर काफ़ी बल मिला। और जितने भी समाजवादी और साम्यवादी दल थे सबको मिलाकर 1928 में ऑल इंडिया पीजेंट एंड वर्कर पार्टी की स्थापना की गई। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि ऑल इंडिया पीजेंट एंड वर्कर पार्टी की स्थापना कब की गई? तो वो 1928 में की गई थी। ठीक है।
अब आगे चलते हैं। ये जो साम्यवादी और समाजवादी दल थे, इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर काम करना शुरू कर दिया था। और जो ब्रिटिश सरकार थी वो समाजवादी और साम्यवादी के खिलाफ थी, क्योंकि वो पूंजीवादी देश थे। उनका काम था लोगों का शोषण करना और ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन अपने लिए इकट्ठा करना। तो इस करके इन्होंने समाजवादियों और साम्यवादियों पर मतलब क्या किया, शिकंजा कसना शुरू कर दिया और इनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इनकी जो पहली गिरफ्तारी हुई 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जो साम्यवादी या समाजवादी गिरफ्तार हुए, उनमें से 3 दे देंगे और जो एक नहीं था वो पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा नहीं था। क्वेश्चन बनने काफ़ी चांसेस है और पूछे भी गए हैं। ऐसे डांगे को इसमें गिरफ्तार किया गया, मुजफ्फर अहमद को गिरफ्तार किया गया, शौकत उस्मानी को, नलिनी गुप्ता को इसमें गिरफ्तार किया गया। और बोल्शेविक षड्यंत्र राज्य केस तहत इनके ऊपर चलाया गया। ये जो ऐसे डांगे थे ना, जिनको कानपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था, इन्होंने गांधी बनाम लेनिन बुक लिखी थी, जो कि बहुत फेमस हुई थी। बहुत बार पूछ लेते हैं। इन्होंने कहा था गांधी की बजाय लेनिन ज़्यादा सक्सेस पर्सनैलिटी है, क्योंकि वो जो समाज का कमज़ोर और शोषक मतलब तबका है, जिसका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है, उस तबके की तरफ लेनिन का ज़्यादा झुकाव है। जबकि गांधी है वो तो पूंजीवादी और जो समाजवाद है, दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो S.A. डांगे ने गांधी बनाम लेनिन बुक लिखी थी, ये बहुत प्रसिद्ध हुई थी। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि गांधी बनाम लेनिन बुक किसने लिखी, तो S.A. डांगे ने लिखी थी। फिर मेरठ षड्यंत्र केस हुआ, इसमें तो गजब हो गया। इसमें 3 ब्रिटेन के साम्यवादी थे। देखिए, जो ब्रिटेन खुद मतलब पूंजीवादी देश था और साम्यवाद का कट्टर दुश्मन था, उसी में साम्यवाद पल रहा था। और इन तीनों साम्यवादियों ने गजब कर दिया। भारत में आकर जो ब्रिटेन का मतलब एक मजबूत उपनिवेश था, उसी में आकर साम्यवाद के लिए काम करना शुरू कर दिया। ये मान लो ब्रिटेन की पीठ में तकड़ा वार इन्होंने किया था और ये ब्रिटेन की गले की हड्डी बन गए थे। तो इनको तीनों को गिरफ्तार किया गया मेरठ षड्यंत्र केस के तहत। ये तीनों ब्रिटेन के रहने वाले थे, फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रेडले और लिस्टर हचिनसन। तो इस पे इतनी बार क्वेश्चन आता है कि मेरठ षड्यंत्र केस में किसको पकड़ा गया। फिलिप स्प्रेट को, बेन ब्रेडले को और लिस्टर हचिनसन को पकड़ा गया। और याद रखना, ये तीनों ही ब्रिटेन से थे। और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ब्रिटेन के खिलाफ ये काम कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र को युवा समाजवादी बोला जाता था। ये भी पूछा जाता है, युवा समाजवादी जिनमें एक उग्र क्रांतिकारिता के बहुत ज़्यादा विचार थे, वो कौन थे कांग्रेस में? वो थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। और कांग्रेस में सबसे पहले इन्होंने ही पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, यानी कि इससे पहले स्वराज या स्वशासन की मांग कही जाती थी। इन्होंने कहा था हमें स्वराज या स्वशासन नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, फुली फ्रीडम चाहिए। ये सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे एटक बोला जाता है, फुल फॉर्म इसकी शॉर्ट फॉर्म है जो, यानी कि अखिल भारतीय व्यापार संघ। ये जो अखिल भारतीय व्यापार संघ है ना, आज भी ये देश का सबसे बड़ा व्यापार संघ है, जो मजदूरों और व्यापारियों के लिए एक साथ काम करता है। ये मजदूर और व्यापारियों को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आता है और अभी भी देश का सबसे बड़ा संगठन है। और इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस पर काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। और याद रखना, इसकी स्थापना मदन मोहन जोशी, M जोशी के द्वारा की गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अभी भी सबसे ज़्यादा एक्टिव है, सबसे बड़ा संगठन है। इसका पहला अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया। देखिए, स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और अगर अध्यक्ष पूछ लें तो पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और दीवान चमन लाल को इसका सचिव बनाया गया था। और यह संगठन आज भी पूरे जोर शोर से कार्यरत है। तो यह था आज का आपका लेक्चर। 1920 में जो स्वराजी, समाजवादी और साम्यवादी संगठन की स्थापना हुई थी, और जो अभी भी देश के लिए काम कर रहे हैं, और इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।